देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से चल रहा था हमारा, इसी कोऑर्डिनेशन में और भी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, बट उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, वो समझने के लिए था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसमें आपको दिया हुआ ये वाला, देखिए ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन जो भी दी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कौन सी इक्वेशन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जनरली गैस की इक्वेशन होती है बच्चों PV = nRT, PV = nRT। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर। लेकिन आप सोचो कुछ भी दिया होगा, हमें तो पता नहीं क्या है, बट क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ पैरामीटर दिए होंगे, जैसे कि इसमें बोला होगा P प्रेशर है हमारा और V वॉल्यूम है। क्योंकि देखो V फॉर वॉल्यूम भी होता है, V फॉर वेलोसिटी भी होता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके बैठेंगे आप। यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें इसमें, और T टेम्परेचर है, T हमारा टेम्परेचर है। और आपसे बोला गया कि फाइंड A बाय B रेशियो, मतलब A बाय B का रेशियो। क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए वो A के साथ, A और B के साथ साथ ये भी पूछ लेते हैं, राइट। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हमें पता चल चुका है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है आपका, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। हालांकि ये इसी गैस इक्वेशन से बन के मॉडिफाई करके बनी है। अब एक बात ध्यान सुनिए बच्चों कि अगर ये प्रेशर है तो डेफिनेटली इस पूरी क्वांटिटी को क्या होना चाहिए, प्रेशर, क्योंकि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। केजी से केजी ऐड होगा, मास से मास ऐड होगा, लेंथ से लेंथ ऐड होगा। अलग दो क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती, जैसे कि मैं बोलूं 1 केजी चावल को 1 मीटर कपड़े से ऐड कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई ये इसका नंबर कुछ भी हो, इसका नंबर कुछ भी हो, मतलब न्यूमेरिकली ये नंबर बड़ा और छोटा हो सकता है, बट डायमेंशनली तो सेम होगा। भाई प्रेशर बड़ा हो या प्रेशर छोटा हो, डायमेंशनल फार्मूला बदलता बिल्कुल नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कांसेप्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है भाई सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। तो ऑन दैट बेसिस हम बोल सकते हैं ये इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, यानी डायमेंशनली ये भी प्रेशर होना चाहिए। A बाय V स्क्वायर, हमें क्या निकालना है भाई, A निकालना है। तो हमें A निकालने के लिए बोलेंगे P इंटू V स्क्वायर। बेटा P क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है mLT-2, और वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम होता है L क्यूब, उसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर और नीचे लगा दो L स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब एक बात ध्यान सुनना मेरी बात, बेटा यहाँ पे L क्यूब की पावर स्क्वायर है, तो ये हो गया 6, 6 + 1 7, 7 में से 2 कटा तो 5। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, mL कितना 6 और ये 2 5 और T-2, ये हमारे पास A आ गया इस तरीके से। नाउ सेम कांसेप्ट भाई, अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम होना चाहिए, तो इस हिसाब से B को तो क्या होगा V, और बेटा V क्या है L क्यूब, तो हमारे पास आ गया B आ गया L क्यूब, यानी B आ गया L क्यूब और A आ गया mL 5 T-2। क्वेश्चन में और ट्विस्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, A बाय B बताओ, तो बेटा A बाय B, A कितना है हमारे पास mL 5 T-2 अपॉन कितना है L क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा mL स्क्वायर T-2। ये आपको पूछ सकता है। और अगर और थोड़ा चेंजेस करा तो बोलेगा बताओ भाई कौन सी क्वांटिटी है, तो देखो ये एक नहीं हो सकती है, 3 4 हो सकती है। टॉर्क भी यही होता है, वर्क भी यही होता है, और एनर्जी भी यही होता है। तो नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि A बाय B का जो रेशियो बन रहा है वो बताओ, इस टाइप के 3 से 4 पेयर दे रखे थे और आपको टिक करना था आंसर क्या है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये आपका इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड्स में और नीट में जेई में भी आ सकते हैं, जेई में तो क्या नहीं आते, नीट में तो आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको, है ना। चलो डन। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। इस पे क्वेश्चन सिर्फ आपका उसमें बनता है, नीट में ज्यादातर बनता है आजकल, ठीक है। हालांकि मेंस में भी आए हुए हैं, तो पहले हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसके टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो डिराइव कैसे करेंगे, देखो हमेशा क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होगी, तो बच्चों स्टेटमेंट जो है ना आपको पूरी प्रॉपर लिखी हुई होगी कि ये आपको डिराइव करना है और ये इस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, सीधे जो भी चीजें स्टेटमेंट की यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन में बोला है, मान लीजिए ये चीज क्वेश्चन से समझ में आएगी कि एक पेंडुलम है, उसका मास
m है उसके बॉब का, लेंथ l है, और ये कहीं से हंग कर रखा है हमने, यानी लटका रखा है। अब जब इसको हल्का सा यहाँ पे ले जाके छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करना चालू कर देगा, ठीक। तो स्टेटमेंट में लिखा होगा अ पेंडुलम बॉब इज हंग विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l and mass of bob is m and now we have displaced it through its mean position. This is called mean position. So it will start oscillating, right? ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, बोलेगा कि derive the expression for time period of oscillation of a simple pendulum. मतलब कि पेंडुलम एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है वो डिराइव करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई आपको सारी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी जो मैं बोल रहा हूं आपको, राइट। तो अब बोला किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालना है हमको। तो आप देखो क्वेश्चन में टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, क्वेश्चन में टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉब पे, ठीक है, दूसरा पैरामीटर आपकी लेंथ पे, और तीसरा पैरामीटर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्योंकि भाई ग्रेविटी ही इसको नीचे लेके आएगी, राइट। ग्रेविटी यानी mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर चला जाएगा, वो मैं नहीं दिखा रहा, उसकी जरूरत नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, मास है तो पावर भी होगी, और इसकी पावर b होगी और इसकी पावर c होगी, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई आपको, ठीक। पहले आपने ये लिख दिया, अब हम लिखेंगे k, क्योंकि डायरेक्टली का सिंबल हटाते ही आपको पता है कांस्टेंट आ जाता है फिजिक्स में। ये कांस्टेंट बताता है कि वो जो सिस्टम है वो रियलिस्टिक है, वो आइडियल नहीं है, कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा। तो देखो k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको a b c मिल जाए तो एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। उसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई इधर का डायमेंशन लिखो m0 l0 t की पावर कितनी है 1। k को बेटा ऐसे ही रहने देना, k को एज इट इज रहने देना, ठीक है। ये क्या है बताओ, मास। तो मास के लिए क्या होगा भाई, पावर a, और लेंथ के लिए क्या होगा, पावर b, और g क्या होता है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई एक्सेलरेशन वही रहेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन और g का फॉर्मूला सेम रहता है, LT-2 रहता है भाई। तो अपन लिखेंगे LT-2 की पावर c हो गया। अब क्या करने का आपको, इसको ऐसे चलने दो, m0 l0 t की पावर 1, इधर सारे के सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको पता है कि जिनका जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो भाई मास, इसके अलावा कहीं मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे नहीं देना, m की पावर a। अब मुझे बताओ लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पर b, और यहाँ पे लेंथ की पावर कितनी है c। तो बेटा ये हो जाएगा l इज इक्वल टू b प्लस, मतलब l की पावर b प्लस c। टाइम को देखो, टाइम की पावर कितनी हो जाएगी -2c। समझ आया। पहले आपको लिख देना है टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे, g पे, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c। फिर हमने इसको हटा के कांस्टेंट लगा दिया। अब मैंने कहा अगर आपको a b c मिल जाए तो फॉर्मूला तैयार हो गया। उसे निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ डायमेंशंस रख दिए। डायमेंशंस रखने के बाद इस तरफ जो भी सेम सेम आपकी क्वांटिटीज हैं उनकी पावर ऐड कर दो। जैसे मास पे a पावर है, लेंथ पे b, और यहाँ पे c, तो b प्लस c। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स डायमेंशनली। भाई दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर कर लो। देखो मास के साथ कंपेयर होगा, लेंथ के साथ कंपेयर होगा, और टाइम के साथ। तो मुझे बताओ a की पावर कितनी हो जाएगी, बोलो a की पावर कितनी हो जाएगी भाई 0, और b प्लस c क्या होने वाला है, वो भी 0 है ना, और लास्ट वाला 1 इज इक्वल टू -2c। तो बेटा c कितना हो गया, यहाँ से c हो गया आपका -½ इस c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो b कितना हो गया +½ राइट। अब हमें सब मिल गया, a मिल गया 0, b मिल गया ½ और बेटा c मिल गया -½ इन तीनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देयरफॉर ये बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू k m की पावर 0 l की पावर कितनी है ½ l की पावर ½ और g की पावर कितनी है भाई -½ हाफ मतलब क्या होता है √, हाफ मतलब √। तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू k m की पावर 0 1 हो गया, और ये मतलब होता है √l, और ये नीचे जाके √g। तो फाइनल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं सर k इज इक्वल टू √l/g। और k की वैल्यू आपको पता हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इस तरीके से हम डिराइव करते हैं। आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि हमेशा एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको समझ आ रही बात है ना। स्टेटमेंट में जो जो पैरामीटर दे रखे हैं उनके ऊपर डाल दो इस तरीके से, दोनों तरफ डायमेंशन रखो, कंपेयर करो, एबीसी निकालो और आंसर मिल जाएगा हमारा। आई थिंक सबको क्लियर है, ज्यादा टफ नहीं है भाई, डन, ठीक है। चलो
देखिए टू डिराइव फॉर्मूला में एक और एग्जांपल लेते हैं। पिछले एग्जांपल में आपने टाइम पीरियड निकालना सीखा। क्वेश्चन किसी भी लेवल का बन सकता है इसमें, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। आपको नहीं पता कि भाई कितने फॉर्मूले आपके नए आने वाले हैं, क्योंकि 1 बाय 1 आप नए नए चैप्टर में जब जाओगे ना तो बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी। हालांकि हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको स्टेटमेंट दी होगी, आपको पता हो ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, बस उसी को फॉलो करना, आंसर बनेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक जैसे क्वेश्चन है कि मान लो एक सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, राइट। मैंने कहा भाई एक पार्टिकल है m मास का, इट इज रिवॉल्विंग अबाउट अ सेंटर। या ऐसे ही बोल सकते हो कि यार ये प्लैनेट है और ये अर्थ है बीच में, ठीक, ये ऐसे घूम रही है, इसकी वेलोसिटी मान लो v से घूम रहा है, इसका रेडियस r है, m मास है, मतलब कुल मिला के ये चीज गोल गोल घूम रही है, इसका मास दे रखा है, रेडियस, वेलोसिटी। तो बोलेगा कि बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो कितना होगा, मतलब कैसे बनेगा। भाई किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, हमें एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तैयार करना है। और ये क्वेश्चन में लिखा रहता है बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद मास दिस मच, रेडियस दिस मच, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द बॉडी इन अ सर्कुलर ट्रैक। वो सारी स्टेटमेंट आपको लिखी होगी। अब देखो भाई फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बताना, मास पे कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी a, दूसरा पैरामीटर रेडियस, पावर होगी b, तीसरा पैरामीटर तीसरा क्या है वेलोसिटी, पावर होगी c। तो कुल मिला के जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे। इसे आप इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, m की पावर a, r की पावर b, वेलोसिटी की पावर c, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। सेम पैटर्न से जैसे पीछे किया हमने, इसका डायमेंशन फॉर्मूला रखो, इसका रखो, इसका रखो, दोनों तरफ ऐड करो पावर्स को सेम क्वांटिटी की और कंपेयर करो। तो देखो कोई भी फोर्स हो बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, MLT माइनस 2, के एज इट इज रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा m की पावर a, m की पावर a, लेंथ की पावर l के ऊपर कितनी है b, और वेलोसिटी क्या होता है LT माइनस 1, है ना। ये अगेन हमें क्या करना है, ये करना है भाई m l t माइनस 2, के एज इट इज रहने दो। मास के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो एक ही बंदा है, आई मीन कहने मतलब कि मास एक ही है, यहाँ पे लेंथ कितना है b है और c है, तो b प्लस c है, बोल सकते हो भाई बीच में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस c सही लिखा है। फिर से क्रॉस चेक कर लो, मास की पावर ये, रेडियस मतलब लेंथ होता है l हो गया, वेलोसिटी कोई भी हो उसका LT माइनस 1 होगा, लीनियर वेलोसिटी LT माइनस 1, ठीक है, एंगुलर नहीं। अब दोनों तरफ क्या करने का है, कंपेयर, कंपेयर करो, m का m के साथ, l का l के साथ और t का t के साथ। तो बेटा इसकी पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है 1, बताओ a कितना हो गया, बोलो 1, और b प्लस c किसके बराबर है 1, और बेटा माइनस 2 किसके बराबर है, माइनस c के बराबर। तो हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू हाफ, नहीं सॉरी c इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे डाल दो तो क्या होगा, इक्वल टू 1, तो बेटा कितना हो गया माइनस 1, a कितना है 1, तो a आ गया 1, b आ गया माइनस 1 और c आ गया 2। इन सबको उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, f इज इक्वल टू, भाई k इधर आ गया और m की जगह पे कितनी पावर है m की 1, r की कितनी है माइनस 2, अच्छा माइनस 1, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस 1, और वेलोसिटी की 2। तो फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, k mv² बाय r। और मैं बता दूं तुम लोग को, ये फॉर्मूला आगे चल के आप एग्जैक्टली डिराइव करोगे, इस चैप्टर आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ हम डायमेंशन से बना रहे हैं इसको, डायमेंशनल तरीके से, और आगे चल के इसको एग्जैक्टली क्यों आया है वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आई बात, तो मेरे हिसाब से हो गया भाई, समझ में आ गया होगा, डन।